आज बात होगी जीत हार की, आज बात होगी कि किसने क्या अनुमान लगाया था। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरे लिए मैं मानता हूं कि अगस्त का महीना एक टर्निंग पॉइंट था। तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लो पॉइंट पर थे। जो नतीजे जून में आए थे वहां एक झटका मारा गया था। हालांकि 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी लोकसभा चुनाव में और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन उम्मीद की जा रही थी क्योंकि नारा था आपकी बार 400 पार का, और जब 293 पर एनडीए रुक गया था तो उसे झटका मारा गया। 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था उसमें कई मुद्दे उन्होंने खासतौर पर यूसीसी की बात की थी और तमाम दूसरी बातें की थी। तो मैंने कहा था, उस दिन भी मैंने कार्यक्रम किया था, एक समीक्षा की थी और हमने कहा था कि वो टर्निंग पॉइंट है। 16 तारीख को जब चुनाव आयोग ने कश्मीर और हरियाणा के चुनाव का ऐलान किया था, अगर उसी समय महाराष्ट्र और झारखंड के भी चुनाव का ऐलान हो गया होता तो भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव होती। कहीं ना कहीं एक रणनीति का प्लॉट कई लोगों ने माना कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी दो हिस्सों में चुनाव करा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा कि एक स्वतंत्र इकाई है, चुनाव आयोग अपने फैसले खुद लेता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी ये बात कही थी, लेकिन उसके बाद वहां से एक तस्वीर बदलनी शुरू हुई। कई लोग मान के चल रहे थे कि जिस तरह से डीलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में हुआ है और जहां जम्मू की सीटें बढ़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बेहतर तैयारी थी। उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए थे और एक ग्लोबल फिगर बनने की वो तैयारी में थे। वहां पर उन्होंने कहा था कि वो रूस और यूक्रेन की जो युद्ध चल रहा है 2-2.5 साल से, उसको रुकवाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। बाद में पुतिन साहब ने उसको एंडोर्स किया था और मैंने कहा था कि जब घर में वो घिर रहे हैं तो ग्लोबल नेता की एक इमेज बनाकर वो अपनी इमेज डेवलप कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुझे जो लगता है, अमित शाह साहब लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे और जब माना जा रहा था कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, हरियाणा में कांग्रेस जीतने जा रही है और कांग्रेस के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, आम आदमी पार्टी आगे बढ़कर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस समय जेल से ताजा निकले थे, उन्होंने एक ऑफर किया था कि आप हमसे गठबंधन कर लीजिए, सिर्फ 10 सीटें दे दीजिए। लेकिन वहां राहुल गांधी फैसला नहीं ले पाए, उनकी टीम फैसला नहीं ले पाई। हरियाणा कांग्रेस ने जो हारा, वहां से महाराष्ट्र की स्क्रिप्ट लिखी गई। ये मेरा अपना एक नजरिया है, मेरी अपनी एक सोच है। और उद्धव ठाकरे को या सुप्रिया सूले को मुख्यमंत्री का महाराष्ट्र में चेहरा ना बनाना, ये भी मुझे लगता है कि एक कांग्रेस का एक गलती थी, एक मिस्टेक थी मेरी नजर में। क्योंकि अगर आपने मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं रखा है, नाना पटोले तो कल तक, नतीजे आज 23 तारीख को आए हैं, 22 तारीख तक क्लेम कर रहे थे कि हम मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। आपकी 15-16 सीट आ रही है, आपको अंदाजा नहीं है, आपके जमीन के नीचे से कारपेट खिंच गई है और आपको पता नहीं है। और यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा स्वीप नहीं किया है। जहां जो पार्टी मजबूत है, जेएमएम झारखंड में मजबूत है, वहां उसने दम दिखाया है, कांग्रेस से बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीएमसी जिसने बंगाल में अपनी ताकत दिखाई है, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी ताकत दिखाई है, कर्नाटक में जो लोग कांग्रेस को चला रहे हैं उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन महाराष्ट्र की हार इतनी बड़ी हार है कि उस सदमे से कांग्रेस के नेता उबर नहीं पा रहे हैं। जीती प्रियंका गांधी भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। सिंह साहब, आपसे इस बारे में मैं एक कमेंट ले लेता हूं कि जो गंवाया था भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से लोगों की नजर में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, क्या अब बहुत हद तक ये साल बीतते बीतते भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर लिया है? जी, देखिए, साइकोलॉजिकली यदि कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर ली है पूरे राजनीतिक परिदृश्य में। ये तो ठीक है, 2 ही स्टेट में चुनाव हुए, बाकी उपचुनाव हुए, तो लेकिन सारा का दारोमदार यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ी बढ़त प्राप्त कर ली है। अब इसको थोड़ा सा और सी, आपने बहुत सारी बातें कही और डॉक्टर साहब ने भी कुछ बातें कही, मैं उन सब चीजों में भी थोड़ा सा टच करते हुए आगे बढ़ूंगा। देखिए, झारखंड का जो चुनाव था, वो झारखंड का चुनाव बटोगे तो कटोगे और बांग्लादेशी घुसपैठिया, ये भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का मुख्य मुद्दा था। जबकि विपक्ष का जो मुख्य मुद्दा था वो मैया सम्मान योजना और हेमंत सोरेन का सहानुभूति और उनकी पत्नी का काफी एक्टिव होना और बड़ा कंसर्टेड एफर्ट के साथ तमाम गठबंधन, वहां कांग्रेस और झामुमो और माले,
कम्युनिस्ट पार्टी और राजद सब मिलके बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़े हैं और भाजपा में तमाम खामियां देखने को मिली हैं। तो एक रघुवर दास का परिवारवाद भी वहां मुद्दा बन गया था। उनकी हालांकि जीत गई, उनकी बहू या बेटी कोई खड़ी थी, जीत गई चुनाव अपनी सीट से, लेकिन वो भी एक मुद्दा बना था। तो ये सब चीजें, और पहले भी मैं बता चुका कि कैसे सुदेश महतो वगैरह, चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, ये सब चीजें। लेकिन कुल मिलाकर झारखंड का जो चुनाव था वो राष्ट्रीय स्तर का महत्व गेन नहीं कर सका और ना ही अंतरराष्ट्रीय महत्व का, जैसे महाराष्ट्र ने गेन किया। महाराष्ट्र राष्ट्रीय स्तर और बल्कि कहें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित चुनाव हो गया। और इसका एकमात्र कारण है कि हम देख रहे हैं कि जो प्रो मोदी लोग हैं, प्रो भाजपा लोग हैं, वो भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं और एंटी भाजपा के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि हरियाणा रिपीट हुआ है महाराष्ट्र में। इसका कारण आप यहां से थोड़ा सा समझिए कि हरियाणा के चुनाव को, भले वो झारखंड से भी छोटा चुनाव है लोकसभा सीटों के मायने से अगर देखें तो, वहां 10 सीटें हैं, झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं। तो लेकिन गेन कैसे कर लिया कि वहां किसान, पहलवान और वो जो एक गई थी पेरिस ओलंपिक में, वहां से हार गई, वो पेरिस ओलंपिक में उनको जानबूझकर हराया गया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। यहां तक उस बात को लगाया गया चुनाव में कि हराया गया और उसमें भी मोदी का हाथ है। इस तरह की चीजें, इंप्रेशन, परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई। वहां महेंद्र सिंह टिकैत, वहां जोगेंद्र यादव, वहां तमाम वो लोग जो शाहीन बाग और किसान आंदोलन और दिल्ली के चारों तरफ घेराबंदी डालने वाले में थे, और वो लोग भी एक्टिव थे। चढ़ूनी वगैरह जो मोदी जी के पंजाब विजिट में और वो तमाम रास्ता रोकने का काम किया था, उनको वापस आना पड़ा और उनको बहुत सारे ट्वीट करने पड़े, जिसपे चरणजीत सिंह चन्नी ने व्यंग भी किया था। दोनों के पीछे मोदी जी के उनके बीच में वाक युद्ध चला था, बहुत सारी चीजें। तो उस तरह से हरियाणा एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय बन गया था। वही स्थिति महाराष्ट्र में बन गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग इस ओर देख रहे थे कि अगर महाराष्ट्र में घुलट जाती है बीजेपी तो एक साइकोलॉजिकली विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा ये होगा। लेकिन लोग ये चीज नहीं देख पा रहे थे कि विगत लोकसभा चुनाव में शायद विपक्ष भी इस भ्रम में फंस गया कि विगत लोकसभा चुनाव में मात्र 17 सीटें भाजपा नीत गठबंधन को आया और कांग्रेस नीत गठबंधन को 30 सीटें आई। और इस भ्रम में लोग रह गए कि दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप है कि भाजपा वहां उस गैप को भर नहीं पाएगी। लेकिन आप एक चीज पर गौर कीजिए, जो वोट परसेंटेज है, मतदान प्रतिशत है, वो क्या हुआ? 43.7% कांग्रेस नीत गठबंधन को मिला है। लोकसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। और भाजपा नीत गठबंधन को कितना मिला है? 43.5%। कितना माइनर गैप है, कितना छोटा सा गैप है। सीटों का गैप बड़ा हो गया लेकिन वोटिंग का गैप कितना कम हो गया। आप कैसे नहीं अंदाज लगा पाए कि भाजपा जैसी पार्टी जो माइक्रो मैनेजमेंट करने में इतनी सक्षम है, उसका संगठनात्मक ढांचा जो है इतना मजबूत है और इतना इफेक्टिव है कि उस गैप को वो नहीं भर लेगी। आप कैसे अंदाज लगाकर बैठ गए? तो ये चीजें आप भाप नहीं पाए। और आपकी बात से मैं सहमत हूं कि सुप्रिया सुले या उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री पद की घोषणा कर दी जाती तो विपक्ष निश्चित रूप से बेहतर पोजीशन में होता, क्योंकि जनता के बीच ये भी इंप्रेशन गया कि जैसे ही ये लोग जीत जाएंगे, इन लोगों के बीच में मुख्यमंत्री पद के लिए इतना सिर फुटौल होगा कि पता नहीं कौन सी पार्टी किधर टूट के चली जाएगी, कौन सी पार्टी किधर टूट के चली जाएगी। और ऐसे भी अमित शाह जी के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका में भी वो चाहे तो अपनी सरकार बना ले, तो पता नहीं किसको कहां कैसे मैनेज कर लेंगे, सरकार उनकी बन जाएगी। तो ये जो समस्या है, इस समस्या से निजात पाने के लिए आपने जो बात कही कि मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर देना चाहिए था, वो लोग नहीं कर पाए, वहां भी फेलियर